नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जो इंडिया में मिलती है हमें। इन्हें डिक्लेयर करता है आपका यूनेस्को। ये कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मतलब ये एक ऐसा एरिया है जिसे प्रिजर्व करना ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे इनकी इंपॉर्टेंस आप कल्चरल तौर पे देखें या आप नेचुरल या मिक्स्ड फॉर्म में देखिए। तो इसी वजह से इन साइट्स को यूनेस्को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहले आती है आपकी कल्चरल साइट, जैसे रेड फोर्ट का एरिया हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। इन एरिया में आपको कल्चरल वैल्यूज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन्हें कल्चरल साइट्स के अंडर रखा जाता है। कुछ एक एरिया होते हैं जो नेचुरल है बट वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क। इन एरियाज में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये आपके हॉटस्पॉट एरिया भी हो सकते हैं कुछ, जहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले या किसी स्पीशीज के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एरिया। उसके अलावा एक होते हैं आपके मिक्स्ड साइट, जहां पे आपकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है और साथ के साथ आपको नेचुरल इंपॉर्टेंस देखने को भी मिलती है। जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वहां पे आपको बुद्धिज्म के बहुत सारे हिडन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और उसके अलावा आपको नेचर में वहां पर बहुत सारी ब्यूटी देखने को मिलती है, सीनिक ब्यूटी। तो इस वजह से वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट के अंडर आ जाता है। तो यहां पे हम बात करेंगे टोटल 40 आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, जिसमें से कुछ एक आपकी कल्चरल है, कुछ एक आपकी मिक्स्ड है और कुछ एक आपकी नेचुरल है। वैसे तो एक ही आपकी मिक्स साइट है जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलती है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स अब से महज कुछ दिन दूर है और आप सभी को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। जैसे हमारी एक टेस्ट सीरीज है लास्ट माइल लीप प्रोग्राम। इसके अंडर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आंकलन कर सकते हैं, वीक सेक्शन में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको यह पता लग सकता है कि कहां पे अभी भी कमी बाकी है, ताकि वक्त रहते आप उसे सुधार के और बेटर कर सकें। उसके अलावा कुछ बच्चों को जैसे सीसैट में प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए एक डेडिकेटेड सीसैट प्रोग्राम है, जहां पे मात्र 50 घंटे में आप अपनी सीसैट की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन उनकी एक टाइम बाउंड मैनर में हो सके, तो यहां पर उनके लिए है हमारा तेजस प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप मात्र 250 घंटे में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे 10 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, चाहे तो आप इसे लगातार टाइम बाउंड मैनर में रिवीजन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं 60 दिन में, जो कि अभी हमारे पास जितना टाइम बचा भी है। तो यहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ये इस आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। सबसे पहले हम मैप को जान लेते हैं, कहां पे कौन सी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड है। जैसे यहां पे आपकी पहली साइट आती है, दैट इज नेचुरल साइट। इसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इससे अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहां पे आ गया आपका नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब इन दोनों के बारे में मैं वैसे तो आपको पढ़ा चुका हूं नेशनल पार्क वाली वीडियो में, बट फिर भी मैं इस वीडियो में भी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। इसके अलावा यहां पे अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं हिमाचल से, तो चंडीगढ़ में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं इस एरिया में यहाँ पे। फिर वहां से अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे यानी दिल्ली आ जाएगा आपका। दिल्ली में आपको 3 इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलते हैं, एक तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, हुमायूं का मकबरा और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 एरिया हैं आपके इंपॉर्टेंट। वहां से अगर आप थोड़ा और साउथ चलेंगे तो आगे आपका आगरा। यहाँ पे आपको आगरा फोर्ट देखने को मिलता है, जो मुगलों के टाइम पे बहुत फेमस रहा था। फिर ताजमहल, ये भी मुगलों के टाइम पे ही रहा था। फिर फतेहपुर सीकरी, जो अकबर के टाइम पे बनाई गई थी सिटी, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर ये आपकी नेचुरल साइट आ गई केओलादियो नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे इससे थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जंतर मंतर जयपुर वाला देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 ये साइट्स दिख रही हैं। इन्हें हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है। इनके नाम है जैसलमेर फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, गगरोन फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये 1 दिख रहा होगा, ये 2 और यहाँ पे ये आपको 3 दिख रहा होगा। ये आपके माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं
ऊपर वाली जो ये है, ये कालका शिमला आपका रेलवे ट्रैक है। यहाँ आ गया आपका दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक। बहुत ही सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है इन तीनों एरिया में। ये आपका नीलगिरी वाला पार्ट आ गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और साइट्स भी हैं, जैसे ये आ गया आपका गुजरात में अहमदाबाद सिटी। ये आ गया आपका चंपानेर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क। ये आ गया आपका भीमबेटका। इस साइड आ गया आपका सुंदरबन, सन टेम्पल। फिर अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे चले साउथ की तरफ, तो यहाँ तमिलनाडु में आपको महाबलीपुरम, चोला टेम्पल। इस साइड आपका अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हम्पी, पत्तदक्कल। गोवा में कुछ चर्चेज हैं, आपके कॉन्वेंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका एलिफेंट केव और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इस साइड आ गया आपकी अलोरा अजंता केव्स। अब देखिए, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे आगरा फोर्ट के बारे में। देखिए, आपकी पहली पानीपत की बैटल के बाद जब बाबर जीते थे तो वो यहीं पर ही आके रहे थे, इब्राहिम लोदी पैलेस में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बावली बनाई थी, मतलब पानी का एक लाइक एरिया, आप पूल टाइप कुछ भी कह सकते हैं उसे। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे हुमायूं, उनकी जो क्राउन सेरेमनी थी, जो उन्हें ताज पहनाया गया था, वो यहीं पर ही हुआ था। हालांकि इसके कुछ ही सालों बाद 1540 के आसपास शेरशाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था। और शेरशाह सूरी इस एरिया में आगरा फोर्ट में रहे थे आपके 1555 तक। उसके बाद हुमायूं ने एक बार फिर से इस एरिया को कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद 1556 में उन्होंने इसे फिर से रिकैप्चर कर लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर ने इस एरिया की इंपॉर्टेंस को पहचान लिया था, जिसकी वजह से अकबर ने एक समय पे आगरा को अपनी कैपिटल भी बना दिया था। ऐसा अबू फजल के रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। पहले ये सिर्फ एक पत्थर या आप कह सकते हैं ब्रिक का बना हुआ किला था, जिसे हम बदलगढ़ कहते थे। बाद में इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, जो कि आपके राजस्थान से लाया गया था। हालांकि इसमें एक मेजर फेरबदल किया गया था अकबर के पोते द्वारा, शाहजहां द्वारा। और आज जो हम करंट स्टेट देखते हैं इसकी, ये आपके शाहजहां ने ही बनाई था। देखिए, इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि जब शाहजहां को पकड़ा गया था, बंधक बनाया गया था औरंगजेब द्वारा, तो उन्होंने उन्हें यहीं पर ही बंद करके रखा था। उसके बाद यहाँ पे उनकी डेथ के बाद मराठों ने कई बार इस एरिया में अटैक किया, इसके ऊपर कब्जा भी किया। और आपके सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठों का इस एरिया से डोमिनेंस खत्म हो गया था। अब यहाँ पे आपके जहांगीर पैलेस, खास महल, ये दोनों ही आपके शाहजहां ने बनवाए थे। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑडियंस हॉल भी है, जिसे हम दीवाने खास कहते हैं। आइए अब बात करते हैं अजंता केव्स की। देखिए, जो आपकी अजंता केव्स है, ये लोकेटेड है आपके सह्याद्री रेंजेस में, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ से आपकी वघोरा रिवर फ्लो करती है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है आपका, वहां से है ये। यहाँ पे आपको रॉक कट केव्स देखने को मिलती है। टोटल 29 केव्स हैं इस एरिया में, और सभी बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं। और इनमें से आपके चैत्याज हैं, जिसे आप प्रेइंग हॉल, जहाँ पे पूजा प्रार्थना होती है, उस एरिया को चैत्याज कहते हैं। तो वो 4 हैं। इन्हें कहा जाता है कि डेवलप किया गया था 200 BC से 650 AD के बीच में। कहा जाता है इन केव्स को पैटर्नेज दी गई थी वक्टका किंग हरिसेन द्वारा। देखिए, वैसे तो हमें इनके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट कुछ आपके फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जिनकी बुक से हमें इनके बारे में पता लगा। जैसे एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे फोयांग, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आए थे, उनकी बुक में हमें इसके बारे में पता लगा। और ह्वेंग सैंग, जो आपके हर्षवर्धन के समय पे आए थे, उनकी बुक्स में भी इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे इन केव्स में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो फ्रिस्को स्टाइल की है। फ्रिस्को आपका एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पे आप गीले लेप या प्लस्तर पे ही पेंटिंग करते हैं। इनमें जो आउटलाइनिंग होती है वो लाल कलर की होती है, और ब्लू कलर का इस्तेमाल इन पेंटिंग्स में नहीं देखा गया है। जनरली ये जो आपकी पेंटिंग्स थी वो बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे बुद्ध की लाइफ के बारे में और उनकी जातक स्टोरीज के बारे में बताया गया है। तो इस अजंता केव्स के बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं अलोरा केव्स की। देखिए, ये लगभग आपकी अजंता केव से 100 किलोमीटर दूर हैं। ये भी सह्याद्री रेंज में ही पड़ती हैं आपकी। यहां पे आपको टोटल 34 केव्स देखने को मिलती हैं, लेकिन फर्क यहां पे ये है कि ये सभी बुद्धिज्म से बिलोंग नहीं करती हैं। यहां पे आपको 17 ब्राह्मणिकल आपको केव्स देखने को मिलती हैं, 12 बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं और 5 जैनिज्म से।
कहा यह जाता है कि 5th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में इन्हें बिल्ड किया गया था। और यहाँ पे आपके कई जैसे बिजनेस फैमिली होती है ना, वैसे ही आपके गिल्ड्स थे उस समय के, उन्होंने इन्हें बनाने में हेल्प, जो कि विदर्भा, कर्नाटका और तमिलनाडु एरिया से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आपकी सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट केव है कैलाश नाथ केव, जो कि कैलाश टेम्पल को रिप्रेजेंट करती है, और 16वीं केव है यहाँ पे। यहाँ पर कैलाश रेंज के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे आपके भगवान शिव रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाने को आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जा सकता हूँ। अपने आप में अलोरा केव एक 30 से 40 मिनट की वीडियो हो सकती है, बट बात यह है कि क्या वो चीज़ आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? क्या हमें यहाँ पे पीएचडी करने की ज़रूरत है? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने देखा हो, क्या कभी यूपीएससी ने आपको किसी माउंटेन रेंज के कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछे हैं कि वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन मिलती है, या किस तरह का वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके फ्लावर मिलते हैं, या कोई एनिमल मिलता है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे हों और आपको वो चीज़ें जाननी ज़रूरी होंगी तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। बट एक चीज़ समझिए, यूपीएससी ने कभी भी इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि माउंटेन्स को आपने नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क, जहां पर मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम आप आउटपुट ले सकें। तो आपको कोशिश वो करनी चाहिए। तो इस वजह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो कभी भी बड़े गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर इतना टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो यहाँ पे अलोरा केव्स के बारे में जितना आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जानना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। बाकी आर्ट एंड कल्चर में आपने स्टैटिक में पढ़ा ही होगा। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं प्यार के एक सिंबल के बारे में, यानी कि ताजमहल के बारे में। अब आप सभी जानते हैं कि यह आपके 7 अजूबों में से एक है। इसे बनाया गया था मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा अपनी बीवी की याद में, जिनका नाम था मुमताज महल। अब ये आपके यमुना रिवर के बैंक पे एस्टैब्लिश्ड है। इसे बनाया गया था 1630-31 के आसपास से लेके 1648 तक। कहने का मतलब यह है कि लगभग 17 साल लगे थे इसे बनाने में। ये आपका एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है सिंस दिसंबर 1920। देखिए वैसे तो ताजमहल में आइवरी व्हाइट मार्बल के अलावा कुछ आपके सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिलते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इन्वेजन हुए, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मिलने वाले सेमी प्रीशियस स्टोन्स गायब होने लग गए। तो अभी तो यही कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट जैसे गोल्ड लीव्स वगैरह थी, गोल्डन रेलिंग्स वगैरह थी, डायमंड्स वगैरह यहाँ पे हमने यूज़ किए थे, पर्ल्स यूज़ किए थे, वो सब चोरी कर चुके हैं ब्रिटिशर्स। बट कितना सच है कितना झूठ ये तो पता नहीं, ऐसी कहावत है यहाँ पे। आइए अब बात करते हैं महाबलीपुरम में मिलने वाले मॉन्यूमेंट्स के बारे में। देखिए ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये पल्लव किंग्स के द्वारा बनाया गया था। ये लगभग 7वीं से 8वीं सदी के बीच में बनाए गए थे। कोरमंडल कोस्ट जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको टेम्पल्स का एक यूनिक स्टाइल देखने को मिलता है। रथ स्टाइल टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है, और कई बार इस एरिया को हम ममल्लापुरम भी बोल देते हैं और 7 पगोंडाज भी बोलते हैं। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु एरिया में लोकेटेड है, साउथ ऑफ चेन्नई। कहा यह जाता है कि इस ममल्लापुरम की जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी नरसिम्हा वर्मा जी द्वारा। वैसे तो ममल्लापुरम जो वर्ड है वो वर्ड आया है ममल्लन से, जिसका मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। जो नरसिम्हा वर्मा थे वो आपके जितने भी पल्लव किंग्स थे सबसे बड़े ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम ममल्लापुरम पड़ा। बट ब्रिटिश एरा में इसका नाम जो था वो चेंज करके महाबलीपुरम कर दिया गया। यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑफ गैंगीज नाम से एक इंपॉर्टेंट केव टेम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टेम्पल भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे 5 पांडव के 5 रथ हैं जो कि आपके मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। मतलब ये 5 जो रथ हैं आपके सभी मोनोलिथ एक सिंगल रॉक से बनाए गए हैं। आइए अब बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। देखिए ये आपके ईस्ट उड़ीसा में लोकेटेड है। पूरी एरिया आपने सुना होगा, उस एरिया में उस सिटी में लोकेटेड है ये। इसे नरसिम्हदेव वन जो कि 13वीं सदी में आपके गंगा एम्पायर के किंग थे, उन्होंने इसे बनाया था। ये एक तरह का बहुत बड़ा रथ है जिसमें आपके 7 घोड़े इंक्लूडेड हैं।
7 घोड़े 7 दिनों को दर्शाते हैं। वेयर एज एक साइड में 12 चक्के हैं, 12 चक्के मतलब 12 महीने। हालांकि दोनों तरफ के अगर आप चक्कों को मिला दें यानी व्हील्स को मिला दें तो ये 24 हो जाते हैं और ये 24 रिप्रेजेंट करते हैं 24 घंटों को। कहा यह जाता है कि ये जो मंदिर है सूर्यदेव को अर्पित किया गया है। ये कलिंगा आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यहां पे आपको याद रखना है ब्राह्मणिज्म और तांत्रिक जो आपकी विद्या वगैरह है, बिलीफ सिस्टम, उसको कहीं ना कहीं लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है ये। उसके अलावा पुराने जमाने में इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था बिकॉज ये कई बार अपनी जैसे आसपास की शिप्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ और वो वहां पे आके डूब जाती थी। उसके अलावा सूर्य कल्ट को ये रिप्रेजेंट करता है जो कश्मीर से शुरू होकर ईस्ट कोस्ट तक पहुंचा था आपके। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था 1984 में। आइए अब बात करते हैं चर्चेस एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा के। देखिए कहा जाता है कि गोवा जो है वो कैपिटल थी पुर्तगीज की इंडिया और एशिया की। जो आपकी ओल्ड गोवा है जिसे हम गोवा वेल्हा भी बोलते हैं, इसको स्टेटस दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 15वीं सदी में सुल्तान ऑफ बीजापुर द्वारा। ये आपकी मांडवी जो रिवर है उसके आसपास लोकेटेड है, पोर्ट एरिया है काफी बड़ा। अब होता यह है कि 1510 में पुर्तगीज के जो पहले वाइस रॉय थे अल्फेंजो दी अल्बुकाकी, इन्होंने 1510 में इस विलेज को कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सिटी की फाउंडेशन रखी थी जिसे हम कहते हैं रोम ऑफ ईस्ट। यहाँ पे आपकी एक फेमस चर्च है दैट इज बूम ऑफ जीसस जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिमेन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे आपको मोनोलिन, मैनरिस्ट और बारोकी आर्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में याद रखना है कि किस तरह की आर्ट देखने को मिलती है या कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, किसने इसका फाउंडेशन रखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। देखिए 16वीं सदी में जो आपके अकबर थे उन्होंने इस सिटी की नींव रखी थी जो कि मुगल एम्पायर की कैपिटल रही थी 16वीं सदी में, लेट 16वीं सदी में, और 14 सालों तक इसे यूज किया गया और इसके बाद अचानक से ये कैपिटल छोड़ दी गई। कहते हैं कि अकबर ने यहाँ पर एक गांव में विजिट किया था सूफी सेंट सलीम चिश्ती जी को, जिन्होंने उनके बच्चे के बर्थ के बारे में कुछ प्रेडिक्शन की थी जो बाद में सच हुई। तो इसके बाद 1571 से लेके 1585 तक की कैपिटल रही मुगल एम्पायर की। जब गुजरात से जीत के 1573 में आपके अकबर वापस आते हैं तो इस सिटी का, वैसे तो इसका जो गांव था उसका नाम था सीकरी, इस गांव के नाम को बदल के फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। मतलब इस एरिया को फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ विक्ट। अब कहा यह जाता है कि 2 कारण थे जिसकी वजह से इस एरिया को छोड़ना पड़ा अकबर को। पहला कारण था कि शायद हो सकता है कि इस एरिया में कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं था, तो उस समय तो इतने नीचे आप ड्रिल नहीं कर सकते थे कि आप अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सके। तो कहा यह जाता है कि लैक ऑफ वाटर एक कारण था जिसकी वजह से इस सिटी को छोड़ना पड़ा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, पंजाब वाला पार्ट, वहां पर मिलिट्री कैंपेन के लिए चले गए थे अकबर, जिसकी वजह से भी यहां पर इस सिटी को छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे चलकर उन्होंने लाहौर में अपनी कैपिटल बना ली थी। तो इस वजह से 1610 के आसपास इस सिटी को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया था, मतलब बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद 1803 के आसपास जब कॉलोनियल रूल आया आपका, तब इस एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी चहल पहल स्टार्ट हुई थी, बट उससे पहले तक ये लगभग खाली ही रहा। आइए अब बात करते हैं हम्पी की, जहां पे आपको बहुत से मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। कहा यह जाता है कि ये जो हम्पी है ये विजयनगर एम्पायर की लास्ट कैपिटल थी। यहाँ पे आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और कहा यह जाता है कि इनकी हार के लगभग 6 महीने बाद इस कैपिटल सिटी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि जो हम्पी है वो लोकेटेड है आपके साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर पे। यहाँ पर आपको विजयनगर सिटी के काफ़ी मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए 14वीं सदी के आसपास से लेके 16वीं सदी तक यहाँ पे बहुत सा काम हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रॉयल बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं जो कृष्णदेव राय जी ने बनाई थी 1509 से 1530 के बीच में, जो कि विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट राजा थे। यहाँ पर लोकल ग्रेनाइट, बर्न ब्रिक्स और लाइम मोटार का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसे क्वींस बाथ या एलिफेंट स्टेबल्स में आपको इंडो इस्लामिक टच देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि बैटल ऑफ तालीकोट के बाद
इस एरिया में मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिली, जिसके बाद इस सिटी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको सेकुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप हिंदुइज्म जैनिज्म को भी देखते हैं। अगर बात करें विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर आपको एक विट्ठल टेम्पल देखने को मिलता है। वो आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। उसके अलावा एक सिंगल मोनोलिथ से बनाए गए हैं, जैसे लक्ष्मी जी के, नरसिम्हा जी के और गणेश जी के कुछ स्टैचू। अगर बात की जाए विरूपक्षा टेम्पल की, तो ये आपका ओल्डेस्ट टेम्पल है हम्पी एरिया का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हम्पी मॉन्यूमेंट्स के बारे में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इन्हें डेवलप किया गया था चंडेलास द्वारा। ये लगभग आपके 1950 से 1050 के बीच में डेवलप किए गए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 20 मंदिरों के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदुइज्म जैनिज्म से बिलोंग करते हैं ये टेम्पल्स। और यहाँ पे आपका सबसे फेमस टेम्पल है टेम्पल ऑफ केंद्रिया। देखिए, मडीवियल इंडिया के टाइम पे ये वन ऑफ द बिगेस्ट, या आप ये कह सकते हैं बेस्ट आर्किटेक्चर का नमूना है। यहाँ पे आपको ये विंध्यास माउंटेन्स में देखने को मिलता है। टेम्पल का जो स्टाइल या आर्किटेक्चर है वो नागरा स्टाइल है। अल बुरूनी, जो कि आपके एक ट्रेवलर थे, और इब्न बतूता, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए इन खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। वैसे तो इसकी डिटेल में इससे ज़्यादा जाना हमारे लिए फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं रहेगी। आइए अब बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। देखिए, ये आपके एलिफेंटा आइलैंड्स पे लोकेटेड है और इन आइलैंड्स को आइलैंड्स ऑफ घरापुरी भी बोला जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है सिटी ऑफ केव्स। ये आपका सी ऑफ ओमान में लोकेटेड है, बहुत पास है ये मुंबई कोस्ट के। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपको केव्स वगैरह मिलती हैं वो शिविज्म को प्रमोट करती है, शिवाई कल्ट से बिलोंग करती हैं। और यहाँ पे भी आपके रॉक कट टेम्पल्स या केव्स देखने को मिलती हैं आपको। देखिए, ये जो आपकी एलिफेंटा केव्स है ना, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स देखने को मिलती है। ईस्ट में आपको स्तूपा हिल्स देखने को मिलती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो सेकंड केव है वहाँ पे वो अनफिनिश्ड है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। ऑल्दो ये तो आपकी 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास डेवलप हुई थी, लेकिन इनकी जो डेट है उसके ऊपर अभी भी असमंजस बना हुआ है, कन्फ्यूजन है। तो कई जगह पे ये 5वीं सदी के आसपास बोला गया है और कई जगह पे इसे 6वीं से 8वीं सदी के बीच में बोला गया। तो इसके टाइमलाइन के बारे में तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। खैर, उसके अलावा जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर आपको हिंदू श्राइन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पे जितनी भी मेजॉरिटी आपके टेम्पल्स या केव्स हैं वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और राष्ट्रकूटा किंग्स ने इन्हें बनवाया था। अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ इमेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर, नटराज शिव, रावण लिफ्टिंग कैलाश, कल्याण सुंदरम शिवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर शिव को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में। जैसे उमा पार्वती या उमादेव या वामदेव जो हैं वो आपके क्रिएटर हो गए। महादेव इज द वन जो प्रिजर्वर हो गए। भैरव या अघोरा ये आपके डिस्ट्रॉयर हो गए। आइए अब बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के बारे में। यहाँ पे हम टोटल 3 टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। पहला टेम्पल है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि गंगाई कोंडा में लोकेटेड है। कहा जाता है कि ये जो गंगाई कोंडा का बृहदेश्वर टेम्पल है ये राजेंद्र वन जी ने बनाया था, जो चोला किंग थे। ये शिव के लिए बनाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1014 से लेके 1044 के बीच में कहीं देखी जाती है। यहाँ पे आपको जो स्कल्पचर की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया मिलती है। यहाँ पे आपको एक ब्रॉन्ज की मूर्ति मिलती है भोगा शक्ति की। तो ये आपके चोला का एक मेटल आइकन का मास्टरपीस है। उसके अलावा एरितेश्वर का टेम्पल है एक यहाँ पे। ये जो एरितेश्वर टेम्पल है ये चोला किंग राजा राज 2 ने बनाया था 1144 से 1173 के बीच में। अब यहाँ पे अगर बात की जाए बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है या बृहदेश्वर टेम्पल जो गंगाई कोंडा में है, उन दोनों के मुकाबले इसका साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर सेंक्टम के आसपास आपको जो पथ प्रदक्षिणा होती है वो नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा इसके मंडप का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। अगर बात की जाए बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भैया
ये जो है ये कावेरी रिवर के डेल्टा के आसपास लोकेटेड है, पहली चीज। दूसरा, और इसको बिल्ड किया था राजा राज चोला वन ने। इसकी जो कंस्ट्रक्शन का फेज है वो भी आपको 11वीं से 12वीं सदी के बीच में ही देखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि 985 से लेके 1014 तक इसके बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है कहीं ना कहीं। और कुछ का मानना यह है कि ये 1003 से लेके 1010 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो कोई मतलब पुख्ता हमारे पास सबूत तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं रफली इसका एग्जाम्पल यहीं का दिया जाता है। अब ये जो जितने भी आपके हमने टेम्पल्स के बारे में बात की है, ये द्रविडियन यानी साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की एक मूर्त है। मतलब ये जो मंदिर है ये द्रविडियन स्टाइल के। अब द्रविडियन स्टाइल के किस तरह के मंदिर होते हैं, ये नागरा स्टाइल के किस तरह के मंदिर होते हैं, इनके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, कोशिश करते कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं की तरफ हम स्टिक रहें। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको मंदिर दिख रहे हैं वो आपके ग्रेनाइट के बने हुए हैं। उसके अलावा जो इसका एपेक्स यानी टॉप है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है। कहा यह जाता है कि जो इसका विमान है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कभी भी शेडो कास्ट नहीं करते नून के टाइम पे, मतलब 12 बजे के आसपास। अब विमान जो गर्भगृह के ऊपर, जैसे ये गर्भगृह है आपका, यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है भगवान की, तो यहाँ गर्भगृह के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे विमान कहा जाता है। तो ये आपको साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलता है और उड़ीसा इस साइड एरिया में भी ये देखने को मिलते हैं आपके विमान एंड ऑल। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो आपको पट्टदकल में देखने को मिलते हैं। ये पट्टदकल आपका कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पे जिन हम मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये चालुक्य आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेजरली आपको 10 मंदिर देखने को मिलते हैं और इन मंदिरों में आपको ब्लेंड देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा यहाँ पे गलती से 9 लिखा गया है, ये 10 है आपके। इनमें कुछ हिंदू टेम्पल्स भी हैं, कुछ जैन टेम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल ऑफ विरूपक्षा, ये टेम्पल क्वीन लोका महादेवी ने बनाया था, जो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। जब वो कांजीपुरम से जीत के आए थे तो इस मंदिर को बनाया गया था, भव्य मंदिर को। इसकी जो गेटवे है वो काफी बड़ा है और कहा यह भी जाता है जो कैलाश टेम्पल है जो हमें अलोरा केव्स में देखने को मिलते हैं वो इसी से इंस्पायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्लिकार्जुन टेम्पल भी देखने को मिलता है। इस मल्लिकार्जुन टेम्पल को क्वीन त्रिलोक्य महादेवी ने बनवाया था। ये लगभग आपके विरूपक्ष टेम्पल का डुप्लीकेट ही है, एक तरह का उसका मिलता जुलता ही है। सेम आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको इनर वॉल पे कुछ रामायण और महाभारत से रिलेटेड कुछ इंग्रेविंग्स देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टेम्पल आता है आपका संगमेश्वर टेम्पल, जो विजय आदित्य जी ने बनवाया था। यहाँ पे गर्भगृह के ऊपर द्रविड़ा विमान देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे नटराज जी का एक आपको स्कल्पचर देखने को मिलता है। उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ का गलगनाथ टेम्पल। ये 8वीं सदी में बनाया गया था और यहाँ पर इस टेम्पल में आपको शिवलिंग देखने को मिलता है ब्लैक बसाल्ट का, मतलब आपके एक रॉक होते हैं बसाल्ट रॉक, उससे बना हुआ। इसके अलावा काशी विश्वेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे है और एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपके जैन टेम्पल, जो कि 9वीं सदी में बनाया गया था और ये राष्ट्रकूट स्टाइल में बनाया गया था। बाकी यहाँ पे आपको और ज्यादा टेम्पल्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, उनके बारे में इतना कुछ खास नहीं है। बस आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सदर्न एंड नॉर्दर्न दोनों टच देखने को मिलते हैं। चालुक्य डेंसिटी ने मोस्टली यहाँ पे इनको बनाया है। उसके अलावा ये याद रखना है कि जैन टेम्पल को राष्ट्रकूटा स्टाइल में बनाया गया था। आइए अब बात करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट की, जो सांची स्तूपा में देखने को मिलते हैं हमें। अगर बात की जाए सांची स्तूपा की तो यहाँ पे आपको 3 मेजर स्तूपा देखने को मिलते हैं। जैसे स्तूपा 1 जो है वो ग्रेट स्तूपा है, जो सांची में मतलब लोकेटेड है आपका। ये प्रोमिनेंट है और ओल्डेस्ट वन है। यहाँ पे कहते हैं कि बुद्ध जी के अवशेष हैं। अब यहाँ पे इसे बनाया गया था अशोक द्वारा 3rd सेंचुरी BCE में। अब आपको एक चीज याद रखनी कि 12वीं सदी AD तक, मतलब अभी की 12वीं जो सदी है आपकी, तब तक ये बिगेस्ट आपका बुद्धिस्ट सेंटर था। तो जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस एरिया को एक्सपैंड किया गया। पहले ये एक छोटा सा एरिया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका एरिया बढ़ता रहा। ओरिजिनली ये ब्रिक का बना हुआ था, बाद में इसमें तोरण वगैरह, आपका गेटवे वगैरह बनाया गया है, स्टोन्स वगैरह को यूज किया गया है।
यहां पे इस पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, ये आपका तोरण है। यहां पे जो डूम की शेप है वो अंडे की शेप है, मतलब हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। और ये जो आपको स्क्वायर रेलिंग दिख रही है, इसे कह देते हैं हम हार्मिका। इसके ऊपर ये जो आपको लगा हुआ दिख रहा है अम्ब्रेला टाइप, दैट इज छत्रा। यहां पे इस पार्ट को वेदिका बोला जाता है और ये भी आपका वेदिका ही है। इस स्ट्रक्चर के लोअर और अपर पार्ट में आपको पर्थ प्रदक्षिणा एक तरीके का, जहां पर आप इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं मॉन्यूमेंट के, वो पाथ मिलता है। तो यहां पे आप इन सभी चीजों को याद रखना कि सांची स्तूपा में आपको ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपको तोरण किस तरह का दिखता है वो बता दिया है। कई बार यूपीएससी आपसे सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आपको स्तूपा में देखने को नहीं मिलता है, तो ऑड वन आउट फाइंड करने में आपकी हेल्प कर सकता है ये। आइए अब बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। ये दिल्ली में लोकेटेड है। इसे बिल्ड किया गया था 1570 के आसपास। ये पहली आपका ऐसा मकबरा था जिसके आसपास गार्डन देखने को मिलता है और इसी से इंस्पायर होकर आगे चल के ताजमहल भी बनाया गया है। इसको बनाने में अकबर की मेजर भूमिका रही थी। इसे कहा यह जाता है कि ये डॉर्मेट्री है मुगल्स की, क्योंकि यहाँ पे लगभग 150 मुगल फैमिलीज के मेंबर को दफनाया गया है। जो आपका 4 बाग सिस्टम है, 4 बाग मतलब कि 4 हिस्सों में बगीचा बनाने वाला प्रथा है, वो यहीं से स्टार्ट होती है आपकी। बाकी मुगल आर्किटेक्चर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आपको नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। मिड आपको 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी लेट तक इसको बहुत ज्यादा पेट्रोनेज किया गया था मुगल किंग्स के द्वारा। यहां पे रिवाइव करने की बात की गई थी इस्लामिक आर्किटेक्चर को नॉर्दर्न इंडिया में, जहां पे मुगल एम्पायर ने पेट्रोनेज दी पर्शियंस को, इंडियंस को और बाकी और भी प्रोविंशियल स्टाइल्स को। जनरली यहां पे जो बिल्डिंग मटेरियल यूज किया गया है वो या तो रेड सैंडस्टोन होगा या आपका मार्बल होगा। तो इसके बारे में आप याद रखना। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पे गेटवे को यूज किया गया है, जो जैसे दरवाजे आपको दिख रहे होंगे वो बहुत भव्य होंगे, बड़े होंगे। उसके अलावा कैलीग्राफी का यहाँ पे यूज किया जाता है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को यूज किया जाता है वॉल और पिलर्स के ऊपर। और डोम्स तो आपको पता ही है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके ऊपर दिख रहा है ये तो हर जगह देखने को मिल ही जाता है। वेराज 4 बाग स्टाइल के बारे में भी बता दिया है मैंने आपको, जहां पे 4 बगीचे बनाए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ही आता है। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कुतुब मीनार की। अगर बात की जाए कुतुब मीनार की तो आपको कुतुब का मतलब पता होना चाहिए। कुतुब मीन्स विक्ट्री। जब राजपूतों को हराकर मुस्लिम्स ने अब इंडिया को, नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर किया था, तो उस समय इसे बनाया गया था। अभी जो कुतुब मीनार है ये एक 5 मंजिला इमारत है जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। और माना यह भी जाता है कि ये जो आपका टावर है, यहां से मुजीन्स प्रेयर के लिए लोगों को आवाहन देते हैं। यहां पे आपको 7 मीटर का एक आयरन पिलर भी देखने को मिलता है जो इसके कोर्टयार्ड में है। ये जो आपका एरिया है, यहां पर अलई दरवाजा गेट है, जो आप ये कह सकते हैं कि इंडो मुस्लिम आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे बिल्ड किया गया था 1311 में। इस कुतुब मीनार को बनाने में लगभग 75 साल का समय लग गया। इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और इसे फिनिश किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने यहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क करवाया था। एक बार यहाँ पे लाइटनिंग के कारण इसकी किसी मंजिल पे कुछ असर पड़ा था, तो जिसकी वजह से इन दोनों ने, मतलब खासकर अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इन्होंने इसे रिपेयर करवाया था। उसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन के तौर पे कुरान की विरसे लिखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क आती है आपकी क्वेलतुल इस्लाम, तो इस मॉस्क के बारे में भी आप याद रखना। आइए अब बात करते हैं माउंटेन्स ट्रेन के बारे में या रेलवेज के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको 3 रेलवेज देखने को मिलती है। पहली है आपकी दार्जिलिंग एरिया में, इनके मैप याद रखना, बताने वाला ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा है कालका शिमला वाला पार्ट और तीसरा आपका नीलगिरी माउंटेन्स वाला पार्ट। तो ये तीनों के नाम अगर आपको याद है मोर देन सफिशिएंट है, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आइए अब बात करते हैं महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में लोकेटेड है। आइए अब बात करते हैं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो बोध गया में लोकेटेड है। देखिए आपको 4 प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए बुद्धिज्म से रिलेटेड। पहली वो जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि लुम्बिनी नेपाल में है।
दूसरा वो जहां पर उन्होंने अपने पहले प्रवचन दिए थे, दैट इज इन सारनाथ। तीसरा आपको पता होना चाहिए जहां पर उनकी डेथ हुई थी, जहां पर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था, दैट इज कुशीनगर। तो यहां पे कहा जाता है कि ओरिजिनली इस स्ट्रक्चर को अशोका ने बनवाया था। उसके बाद गुप्ता काल में इसको ब्रिक से कंप्लीटली नया बनाया गया। तो इसकी जो अभी प्रेजेंट टेंपल की जो डेट है वो आप रफली ट्रेस कर सकते हो 5th और 6th सेंचुरी के आसपास से। कहा जाता है कि जो बुद्ध जी हैं यहां पर एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के उपासना कर रहे थे। जब उनको बोधि का ज्ञान हुआ, उनकी इनलाइटमेंट हुई, तो यहां पर इस वजह से ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एरिया है बुद्धिज्म के लिए। आइए अब बात करते हैं रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका के बारे में। देखिए ये जो भीम, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, हंटिंग, इस तरह की कॉमन एक्टिविटी के सीन को डिपिक्ट किया गया है। उसके अलावा यहां पे एक चीज आपको जो याद रखनी है, ओल्डेस्ट पेंटिंग जो यहां पे देखने को मिलती है वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो लोग यहां पे रहते थे, वो सिमिलर ही रहा होगा जिस तरह की उन्होंने पेंटिंग को डिपिक्ट किया है। आइए अब बात करते हैं चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में। अगर बात कीजिए चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क की, तो यहाँ पे कुछ आपको अवशेष प्री हिस्टोरिक टाइम के मिलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड के। उसके अलावा कुछ अवशेष आपके 16वीं सदी के आसपास के भी हैं। देखिए ये जो आपका चंपानेर वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपके एक सुल्तान मोहम्मद बिगाड़ जो है गुजरात के, वो राज करते थे। तो इस वजह से इस एरिया में आपको मुस्लिम टच देखने को मिलता है। जो पावगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर आपको सोलंकी और किचकी चौहान, ये इनके राजों के महल देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से इस एरिया में आपको इंडो इस्लामिक दोनों ही टच देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जामा मस्जिद देखने को मिलती है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता है आपको। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी टेम्पल बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे कालिका माता टेम्पल है, ये बहुत फेमस है, हर साल लोग यहाँ पर बहुत से आते हैं। तो इस टेम्पल में आपको नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल देखने को मिलता है। तो इस वजह से आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इतना भी आपको पता हो तो आपका काम चल सकता है एग्जाम में। वैसे कहा यह भी जाता है कि इस एरिया में जो आपको पत्थर मिलता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया का। आइए अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में। देखिए इसे पहले हम विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जानते थे। ये लगभग आपका 130 साल से भी पुराना है। अगर कोई बहुत बड़ी आपकी नेचुरल क्लेमिटी नहीं आती है, तो ये आने वाले 500 से 1000 साल कहीं नहीं जाने वाला। अब ये जो आपका रेलवे स्टेशन है, ये विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर की एक निशानी है, जहां पे आप देखते हैं कि इंडिया का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को हम ब्लेंड करते हैं वेस्टर्न साइड के आर्किटेक्चर से। इसे डिज़ाइन बिल्ड किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्चर F.W. स्टीवन के द्वारा। इसको बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे, और ये लेट मिडीवियल इटालियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। यहां पे ऊपर आपको एक डूम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ पॉइंटेड आर्क्स देखने को मिलती हैं, और ये आपका सब कॉन्टिनेंट का पहला टर्मिनस था। यहां पे कहा जाता है कि जो आपका व्हाइट लाइमस्टोन है उसको यूज किया गया था। उसके अलावा बर्मा से टीक वुड लाई गई थी, और कुछ जगह पे स्टील विंडोज का भी प्रबंध किया गया था। आइए अब बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में। देखिए अगर बात की जाए रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स की, तो ये लोकेटेड है आपका शाहजहानाबाद, दिल्ली का ही पार्ट है, बट एम्परर जो शाहजहां थे उन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाई थी। ये आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इस रेड फोर्ट के अंदर ही है आपका शालीमार फोर्ट, जिसे बिल्ड किया गया था 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा। ये जो आपका रेड फोर्ट है, ये मुगल आर्किटेक्चर का एक नमूना है, बहुत उम्दा नमूना, जिसमें आप देखते हैं कि पर्शियन, तुर्मरिड और हिंदू ट्रेडिशन की जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज हैं उन्हें एक जगह पे कंबाइन किया गया है। अब यहां पे आपका एक कंटिन्यूस वाटर चैनल फ्लो करता है, जिसे हम कहते हैं नहरे बेसत, मतलब स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। अब मुगल आर्किटेक्चर के बारे में तो मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं, तो आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आइए अब जानते हैं जंतर मंतर जो जयपुर में लोकेटेड है उसके बारे में। इसे बिल्ड किया गया था 18वीं सदी में, और यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को हम ऑब्जर्व करते थे नेकेड आई से। यहां पर लगभग 20 इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया था, और यहां पे
कोशिश ये की जाती थी कि एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स और नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें हम। कहा जाता है कि राजपूत किंग सवाई जय सिंह ने, जो द्वितीय सवाई जय सिंह थे, उन्होंने इसे बिल्ड किया था 1738 के आसपास, मतलब ये 18वीं सदी 1738 के आसपास। उसके अलावा यहाँ पे आपको जंतर मंतर और भी जगह देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। अब यहाँ पे आपको इसके नाम को समझना होगा। देखिए, जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट और मंत्र मीन्स कैलकुलेशन। तो इन टोटल ये एक इंस्ट्रूमेंट फॉर कैलकुलेशन था। जंतर मंतर के टोटल, जो जयपुर में आपका जंतर मंतर लोकेटेड है, इसमें आपको इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह के। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो नेकेड आई से ही होती है आपकी हमेशा। और उसके अलावा जो आपका जयपुर का जंतर मंतर है, यहाँ पे आपको स्टोन से बना लार्जेस्ट सन डायल देखने को मिलता है वर्ल्ड का। मतलब जिसे देख के आप समय को याद करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इतना ही जानना जरूरी था इस जंतर मंतर के बारे में। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में। अब देखिए, यहां पे आपके 6 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और जलवारा। स्टार्टिंग में मैंने मैप में 5 बताए थे, ये 6 हैं। जलवारा को भी आप ऐड कर लेना, मैप में कुछ इशू रहा हो तो उसको आप लोकेट कर लेना। अब अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ पे सिसोदिया आपके रूल करते थे, मेवाड़ के। चित्तौड़गढ़ जो था आपका, ये आपका सिचुएटेड है जो ब्रिज और गंभीरी रिवर है उसके आसपास। वैसे इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट एक चीज़ आप जान लें कि 1568 के आसपास इस किले को खाली कर दिया गया था, क्योंकि इसे अकबर ने जीत लिया था 1567 में। अगर बात की जाए कुंभलगढ़ फोर्ट की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था राणा कुंभा द्वारा, और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था लगभग 1443 से 1458 के बीच में। इसके जो मेजर आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मदन। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, वो ये है कि यहाँ पे आपको कुंभा पैलेस देखने को मिलता है, ब्राह्मणिकल बदला महल देखने को मिलता है, जैन टेम्पल देखने को मिलता है, वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसी फोर्ट में कुंभलगढ़ में पैदा हुए थे महाराणा प्रताप। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेट सर्विसेज में भी शायद आपकी ये फैक्ट हेल्प कर सके। आइए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। यहाँ पे जो आपके सवाई माधो सिंह थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुगलों से कि भैया रणथंभौर फोर्ट के आसपास ये मराठों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने इस फोर्ट को बनाया था। आइए अब बात करते हैं झलवारा फोर्ट के बारे में। तो ये झलवारा फोर्ट जो है, ये गृह पैलेस है, इसे कई बार गृह पैलेस भी बोला जाता है। इसे महाराजा राणा मदन सिंह द्वारा बिल्ड किया गया था 1845 में, और इसे एज ए कलेक्ट्रेट और ऑफिस के तौर पे यूज किया गया था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आमेर फोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये आमेर फोर्ट आपके जयपुर के आसपास लोकेटेड है। यहाँ पे इसके जो बिल्ड किया था इसे, वो किया था राजा मान सिंह वन ने 1592 में। और यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि अकबर के नवरत्न में से एक थे मान सिंह जी। उसके अलावा जैसलमेर फोर्ट की अगर बात की जाए, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्टिफिकेशन है वर्ल्ड की, जो कि आपके जैसलमेर राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके राजा थे इस एरिया के जिन्होंने इसे बनाया था, दैट इज रावल जैसल। और ये एक उम्दा एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप डेजर्ट एरिया में फोर्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की राजपूतों की लाइफ थी, इस चीज़ को दर्शाते हैं ये फोर्ट्स। किस तरह का उनका अर्बन सेंटर्स थे, प्लेसेस थी, कैसे वो ट्रेड करते थे, किस तरह के टेम्पल, तो उन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं ये हिल फोर्ट्स। उसके अलावा यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलती है। उसके अलावा ये सभी फोर्ट्स आपके अलग अलग ट्रेन पे बिल्ड किए गए हैं, जैसे कुछ हिल्स पे, कुछ डेजर्ट्स में, कुछ फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर अलग अलग स्किल्स लगे हैं इनको डेवलप करने में, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट एरिया की, दैट इज रानी की वाव।
क्वीन स्टेपवेल, जो कि गुजरात में है। अगर बात की जाए रानी की वाव की, तो ये सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया है। इसे बनाया गया था रानी उदयमती द्वारा अपने राजा की याद में। राजा का नाम था किंग भीमावन, जो चालुक्य या सोलंकी डेंसिटी से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे ये याद रखना कि प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है एरिया आपका। कहा यह जाता है कि ये 3rd मिलेनियम बीसी से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और विद टाइम इसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया गया। इसमें आपको मारू गुजरा आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये मंदिर उल्टा करके रखा हुआ है। मतलब लाइक ऐसे होना चाहिए ना मंदिर, ये मंदिर इन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे आपको 7 लेवल की स्टेज देखने को मिलती है और जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा स्कल्पचर देखने को मिलते हैं और 1000 से ज़्यादा आपको कंबाइंड रिलीजियस, मैथोलॉजिकल, सेकुलर इमेजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इस स्टेपवेल के थ्रू आप अंडरग्राउंड वाटर को भी एक्सेस कर सकते थे और वाटर को आप स्टोर भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं वाटर की क्वालिटी के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। तो इस स्टेपवेल के बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर, जो नालंदा बिहार में सिचुएटेड है। कहा जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की और ये लगभग 800 सालों तक लोगों को नॉलेज देता रहा। और यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से बुद्धिज्म इतना ज़्यादा प्रमोट भी हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे रिलीजन के अलावा आपकी एजुकेशनल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। नालंदा महावीर, इसकी फाउंडेशन रखी थी करम गुप्ता वन ने, जो गुप्ता शासक थे। 5वीं शताब्दी में इसका फाउंडेशन रखा गया था। कई 3वीं शताब्दी बोलते, कई 5वीं बोलते। उसके बाद इसमें यहाँ पे हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज से बिलोंग करते थे, 7वीं सदी में उन्होंने इसको पेट्रोनेज दी और पाला रूलर्स ने 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक इसको पेट्रोनेज दी। यहाँ पे आपको स्तूपा, श्राइन्स, विहारास सब कुछ देखने को मिलता है, जैसे रेजिडेंशियल और एजुकेशनल बिल्डिंग सब कुछ। यहाँ पे आर्ट वर्क जैसे स्टूको, स्टोन, मेटल, इन सभी के आर्ट वर्क को सिखाया जाता था। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 3 बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, 2 बार इसे वापस रीबिल्ड कर दिया गया, लेकिन तीसरी बार मुस्लिम आर्मी, जो कि टर्किश एक बख्तियार खिलजी जो थे, वो लेके आए यहाँ पे आर्मी 1193 के आसपास और उन्होंने इसे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया कि जिसके बाद इसे वापस रिस्टोर नहीं किया जा सका। तो अभी जो इसके रेमिनेंट बाकी बचे हुए हैं अवशेष, उन्हीं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इतना ही पता होना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, महाविहार के बारे में। आइए अब चलते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ले कार्बूजियर। अब ये जो ले कार्बूजियर का आर्किटेक्चरल वर्क है, ये 17 साइट्स में फैला हुआ है और जो 7 कंट्रीज में है। जैसे कि आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, टोक्यो में देखने को मिलता है, आपको अर्जेंटीना, फ्रांस, तो इन सभी कंट्रीज में आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है। बट हम बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव की, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है चंडीगढ़ में लोकेटेड है, वहां पर आपको ले कार्बूजियर का वर्क देखने को मिलता है और ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि ये लोकेटेड है आपके कहां पे, इंडिया में, चंडीगढ़ में। आइए अब बात करते हैं अगले अपने आर्टिकल की, दैट इज हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। अगर बात की जाए वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद की, तो इसे डेवलप किया गया था सुल्तान अहमद शाह वन द्वारा 1411 के आसपास, यानी 15वीं सदी में। ये साबरमती रिवर के आगे आसपास आपके एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे आपको सुल्तान के पीरियड के तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट उससे पहले की भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आपको ब्रिटिशर्स ईरा का भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि गांधी जी के टाइम पे भी ये जो एरिया है, ये आपका प्राइम एरिया रहा है। साबरमती रिवर के आसपास ही आपका साबरमती आश्रम लोकेटेड है, तो कहीं ना कहीं उस समय भी ये पॉलिटिकल सेंटर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा भरमार देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 6 सेंचुरीज तक इस सिटी को फ्लरिश करने के लिए इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों जो रिक्वायरमेंट थी, वो सभी कुछ मिला है, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो मनी हो। अब देखिए, कहा यह जाता है कि अहमद शाह वन ने
इसकी फाउंडेशन रखी थी जब भद्रगढ़ फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम मानेक भुर्ज। अब देखिए यहाँ पे आपको हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, जैसे सिंबल्स, मिथ, आप इन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अर्बन स्ट्रक्चर इस हिस्टोरिक सिटी का काफ़ी अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे पूराज, नेबरहुड, पोल्स, रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स, खड़की यानी इनर एंट्रेंस वगैरह जो है वो लार्जली आपके टिम्बर से बने हुए हैं। अब देखिए अर्बन एरिया में यहाँ पे आपको डेंसली पैक्ड एरिया दिखेगा, जहाँ पे आपको पोल्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल हाउसेस जो गेटेड हैं आपके, और इसके आसपास आपको स्ट्रीट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, दैट इज पूर्वरास। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप याद रखना कि लाइक स्क्वायर शेप में है या कैसे है, वो आपको थोड़ा याद रखना है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज ऑफ मुंबई के बारे में। देखिए अगर बात की जाए नियो विक्टोरियन गोथिक जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये आपको 19वीं सदी में देखने को मिला, वेयर एज आर्ट डेकोन जो स्टाइल है वो आपको 20वीं सदी में देखने को मिलता है। अब आप सभी को पता होगा ओवल मैदान के बारे में, तो ये जो आपकी ओपन स्पेसेस है यहाँ पे इन दोनों का मर्जर देखने को मिलता है आपको। उसके अलावा अगर बात की जाए विक्टोरियन गोथिक स्टाइल की और ये डेको स्टाइल की, तो ये कहीं ना कहीं आपके अर्बन सेटिंग के एक ऐसे नमूने हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे प्रोटोटाइप है जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल आपके ओवल मैदान के ईस्ट में जो भी आपकी मेजर बिल्डिंग्स हैं, जैसे ओल्ड सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या आपके बॉम्बे हाई कोर्ट, या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफिस, या वॉस्टन कॉलेज, ये सभी आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको? विक्टोरियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स को। वेरास जितने भी इससे वेस्ट में लोकेटेड हैं आपके, वो आर्ट डेको को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि ये लाइक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप के ऊपर आपको एरिया देखने को मिलता है। डोम्स आपके यहाँ पर मोर और लेस खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आपको लाइक जैसे चर्च स्टाइल होता है ना, चर्च बनता है, कुछ उस तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। तो दैट इज विक्टोरियन गोथिक स्टाइल। आपको इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। जयपुर सिटी राजस्थान। अब देखिए ये जो आपकी सिटी है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1727 एडी में। यहां पे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी उनका नाम है सवाई जयसिंह टू। हाल फिलहाल में ये कैपिटल है आपकी राजस्थान की। अब ये आपका प्लेन एरिया में डेवलप किया गया है और ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे इस तरह से कुछ जाल सा बना रखा है इस सिटी को डेवलप करते हुए। तो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग में हमने एंशिएंट हिंदू, मॉडर्न मुगल और वेस्टर्न कल्चर को एक साथ ला के मिक्स करके इसे डेवलप किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं आपकी, जैसे गोविंद देव टेम्पल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे। उसके अलावा जयपुर आपकी दूसरी ऐसी सिटी है इंडिया की अहमदाबाद के बाद जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। तो यहाँ पे इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब चलते हैं अगले आपके आर्टिकल पे, दैट इज धोलावीरा अ सिटी ऑफ हड़प्पन। देखिए अगर बात की जाए धोलावीरा की, तो ये आपका एक अर्बन सेटलमेंट है जो बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, जो आपको देखने को मिलता है साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया की बहुत एक इंपॉर्टेंट सिटी थी ये पुराने जमाने की। इसको डिस्कवर किया गया था 1968 में जगतपति जोशी द्वारा। आफ्टर मोहनजोदारो, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, रानीघर जो हरियाणा में है, और धोलावीरा आपकी 5वीं सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये फ्लरिश की थी लगभग 250 बीसी के आसपास वेस्टर्न पार्ट में साउथ एशिया के। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इस सिटी के 2 पार्ट थे, एक वॉल्ड सिटी थी, एक सिमेंट्री थी। जो आपको वेस्ट सेक्शन में देखने को मिलते हैं वो दैट इज सिमेंट्री। यहां पे जो वॉल्ड सिटी है इस एरिया में आपको कैसल देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े महल से। उसके अलावा सेरेमोनी ग्राउंड्स जहां पे बड़े बड़े लाइक आपके समारोह वगैरह होते हो, और फोर्टिफाइड मिडिल टाउन या लोअर टाउन देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके सीरीज ऑफ रिजर्वायर भी थे। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और कहा जाता है कि 2nd से 3rd मिलेनियम बीसी के बीच में इसे कहीं ना कहीं डेवलप किया गया होगा। जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, उसके आसपास के एरिया में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको रिवर्स और पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर की कुछ लोकेशंस देखने को मिलती हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला है,
तो यहाँ पे आपको टेराकोटा पोट्रीज, आपको बीड्स, गोल्ड, कॉपर की ज्वेलरीज, आपको सील्स, फिश हुक्स, टूल्स और भी बहुत कुछ देखने को मिला है। उसके अलावा ये माना जाता है कि इस एरिया की जो ट्रेडिंग है वो ओमान, यूएई और राजस्थान से हो सकती है, बिकॉज उन एरिया में आपको कॉपर देखने को मिलता है, सोर्सेज जो माइंस वगैरह हैं, और यहाँ पे कोई माइंस आपको आसपास देखने को नहीं मिलती है। ये एरिया आपके ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी फेमस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शेल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है, आउटर फोर्टिफिकेशन देखने को मिलती है, आपको मल्टीपर्पज ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लाइक सेरेमनीज वगैरह कंडक्ट की जाती है, 9 द्वार यानी 9 गेट्स देखने को मिलते हैं जो अमूमन आपको किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी में देखने को नहीं मिलते। तो यही सब कुछ है इंपॉर्टेंट इस धोलावीरा सिटी के बारे में आपको जानना। आइए अब बात करते तेलंगाना में मौजूद काकतई रुद्रेश्वर टेम्पल की, रंपा टेम्पल भी जिसे बोला जाता है। अब ये जो आपका रंपा टेम्पल है ये हैदराबाद से लगभग नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है 200 किलोमीटर पे। अब इसका बनवाने का श्रेय जाता है रुद्रदेव और रिचलाराज रुद्र को। ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ था 12वीं से 14वीं सदी के बीच में, और यहां पे सैंडस्टोन का उपयोग किया गया था। इसको बनाने में हमने ग्रेनाइट, डोलराइट और लाइट वेट पोरस ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, जिसे हम कई बार फ्लोटिंग ब्रिक्स भी कहते हैं। अब यहां पे इस टेम्पल में जो आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं उसमें इलस्ट्रेट किया गया है रीजनल डांस को, काकतई कल्चर को। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये फुट हिल में लोकेटेड है आपके एक फॉरेस्ट एरिया के। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर फील्ड्स भी देखने को मिलती हैं। बाकी नेचुरल सेटिंग इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ पे आपको हिल्स, फॉरेस्ट, स्प्रिंग्स, लेक्स, कैचमेंट एरियाज ये सभी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा धार्मिक टेक्स्ट वगैरह इस एरिया में आपको देखने को मिलता था टेम्पल्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये सभी थी आपकी कल्चरल साइट्स। आइए अब बात करते हैं नेचुरल साइट्स के बारे में। हमारी पहली नेचुरल साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र वैली जो फ्लड प्लेन है वहाँ की सबसे लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया देखने को मिलता है। अब 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे किस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको टॉल ग्रास, डेसिडुअस ट्री से लेके सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, जो फ्लो करती है यहाँ से। अगर बात की जाए एनिमल्स की तो यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनोस देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ की एक फ्लैगशिप स्पीशीज है। उसके अलावा टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, बियर, गौर, स्वैम्प डियर, हॉक डियर, हुल्लॉक गिबन्स जो कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अब बर्ड एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज यहाँ पे आपको इंडोन एशिया जो आपका फ्लाईवे है और ऑस्ट्रेलिया एशिया वाला जो फ्लाईवे है उसका एक मीटिंग पॉइंट है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सी बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती है, माइग्रेटरी बर्ड्स की खासकर। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है और बहुत फेमस है ये एरिया इस चीज़ के लिए। आइए अब बात करते हैं राजस्थान में मिलने वाले केओलादियो नेशनल पार्क के बारे में। अभी जो आपका नेशनल पार्क है राजस्थान में लोकेटेड है। आप सभी को पता है, अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तो ये इसका पार्ट होगा। बट इसके अलावा ये बर्ड पैराडाइज है। बर्ड पैराडाइज क्यों? क्योंकि बहुत से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर ही आते हैं। ये एक तरह का मैन मेड वेटलैंड है और यहाँ पे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज मिलती हैं, जैसे सूरजमल जो आपका एरिया है वो, उसके अलावा अर्जुन बांध, बाणगंगा, गंभीर, ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो आपको इस एरिया में देखने को मिल जाती हैं। अब क्योंकि ये एक एरिड एरिया है, मतलब एरिड एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको ज्यादा बरसात देखने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से जो नॉर्मली यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिलती है दैट इज थॉर्नी फॉरेस्ट। थोड़ा बहुत ग्रासलैंड एरिया भी देखने को मिलता है बट मेजरली डोमिनेट करता है आपका थॉर्नी फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको कदम, बबूल, खैर, कीकर इस तरह के स्पीशीज देखने को मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपका साइबेरियन क्रेन है यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रेन के अलावा पेलिकन, ईगल्स, फ्लाइंग कैचर्स, और यहाँ पे एक आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज है जो आपको देखने को मिलती है। तो इनके सभी के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आमूमन आपसे पूछता रहता है। आइए
अब बात करते हैं असम में मिलने वाले मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब देखिए, ये जो आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया था कुछ एरिया को ऐड करके। ये आपके भाबर प्लेन्स में पड़ता है। भाबर एरिया कौन सा होता है? देखिए, आपको भाबर और तराई के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं। आप एक चीज समझिए, मान लीजिए ये हिमालय से आपकी रिवर नीचे उतर रही है। अब जब ये नीचे उतरती है तो इस एरिया में आपको जो फुटहिल के आसपास है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। अब ये जो आपके बड़े पत्थर हैं, इनमें आपकी रिवर गुम हो जाती है, तो इस एरिया को कह देते हैं हम भाबर एरिया। और भाबर एरिया में आपको ज्यादा पेड़ और वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। अब जैसे ही इस भाबर एरिया से रिवर वापस री इमर्ज होती है, सरफेस पे दिखनी स्टार्ट होती है, तो इस एरिया को हम कह देते हैं तराई एरिया। और यहां पे आपको स्वैम्पी फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब इस मानस नेशनल पार्क से आपके एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, दैट इज मानस रिवर। यहां पे आपको याद रखना है कि ये आपकी टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। उसके अलावा अब क्योंकि यहां से आपकी रिवर भी फ्लो कर रही है और कुछ हद तक बारिश भी हो जाती है, तो कुछ पैचेस में आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। अब मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस में फर्क क्या होता है? देखिए, डेसिडुअस ट्री तो आपके वो होते हैं जो पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिर देते हैं, लेकिन इसमें दो वैरायटी होती है, एक होती है ड्राई और एक होती है मॉइस्ट। इन दोनों में बरसात का फर्क है, जिससे ड्राई में रिलेटिवली आपको बरसात कम देखने को मिलेगी, वेयरएज मॉइस्ट जनरली आपको उन एरिया में देखने को मिलेगी जहां पे आपकी रेनफॉल 250 से कम हो और 150 से ज्यादा। वेयरएज 150 से लेके 75 सेंटीमीटर तक की अगर रेनफॉल होती है तो ऑलमोस्ट आपका ड्राई फॉरेस्ट आ जाता है वहां पे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। और यहां पे आपको कुछ पैचेस में ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह के एनिमल्स इस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्रोमिनेंट स्पीशीज है गोल्डन लंगूर। देखिए, ये काफी रेयर स्पीशीज है जो आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का वहीं पर ही देखने को मिलती है, तो इसके बारे में याद रखना। गोल्डन लंगूर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा टाइगर, वन हॉर्न राइनोज, स्वैम्प डियर, पिग्मी हॉग, आपके बंगाल फ्लोरिकन कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, स्लोथ बियर्स, ये सभी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यहां पे आपको सबसे ज्यादा वाइल्ड बफेलो की स्पीशीज या पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गोल्डन लंगूर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो आपको यहां पे देखने को मिलती है। उसके अलावा हिस्पड हेयर जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, एंडेमिक है इसी एरिया की। और पिग्मी हॉग जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी इस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज है। उसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी इस एरिया की इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड है। तो आप इन सभी को याद रखना, बिकॉज यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा ना कभी, तो इन्हीं स्पीशीज में से किसी एक स्पीशीज का उदाहरण देके पूछेगा कि आपको ये कौन से एरिया में देखने को मिलती हैं, या आपको एरिया आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना और आपको इसी तरह के स्पीशीज के ऊपर फोकस करना है। आइए अब बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की। अब सुंदरबन तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ये गंगा डेल्टिक एरिया में है। यहां पे एक आपको फेमस ट्री मिलता है, सुंदरी ट्री, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम सुंदरबन पड़ा। अब ये आपकी एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है, उसके अलावा ये एक रामसर वेटलैंड साइट भी है, और साथ ही साथ ये आपका नेशनल पार्क भी है, और भी इसको जैसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जैसे टैग मिले हुए हैं। तो इन चीजों को आप याद रखना। यहां पे इंडिया का लार्जेस्ट पैच देखने को मिलता है आपको मैंग्रोव्स का। इसके अलावा भितरकनिका में सेकंड लार्जेस्ट देखने को मिलता है। बट आप ये याद रखना कि अगर हम बात करें मैंग्रोव्स की, तो मैंग्रोव्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा स्पीशीज यहीं पर ही देखने को मिलती है, डेंसिटी भी यहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है, मैंग्रोव आपके एक इकोटोन एरिया होते हैं। इकोटोन क्या होता है? मान लीजिए ये आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है और ये आपका इक्वेटिक पार्ट है, तो जहां पे ये दोनों मर्ज करते हैं, मिलते हैं, इस ट्रांजिशन जोन को कह देते हैं हम इकोटोन एरिया। यहां पे आपको एज इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी रिलेटिवली आसपास के एरिया से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यहाँ पे मेजर आपको एनिमल देखने को मिलता है बंगाल टाइगर, जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉनिटर लिजर्ड और ओली रिडली टर्टल देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सुंदरबन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। आइए अब बात करते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की। एक एक करके इनको जानते हैं। देखिए, अगर बात करें वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बिकॉज ये आपका काफी हाइट पे लोकेटेड है, तो दैट्स व्हाई अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा।
उसके अलावा कुछ एरिया में आपको सब अल्पाइन फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और फेमस ट्री जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दैट इज ब्रिच एंड रोडोडेंड्रॉन। अब यहाँ पे आपको बहुत सी स्पीशीज फ्लावर की मिलती है, दैट्स वाई इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर भी पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बरहल ब्लू शिप देखने को मिलती है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हिमालयन येलो थ्रॉट मेट्रन देखने को यहाँ पर मिलती है, हिमालयन ताहिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, कुछ इस तरह की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना। और साथ के साथ याद रखना हिमालयन गोरल भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मोरलेस आपको। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के पास में ही लोकेटेड है। यहाँ से आपकी ऋषिगंगा निकलती है और यहाँ पे भी मोस्टली आपको अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और फिर ब्रीच, जूनिपर, ये इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज हैं जो इस एरिया में आपको देखने को मिलती है और डोमिनेट करते हैं इस एरिया में। इसके अलावा यहाँ पे आपको मस्क डियर, सैरो, हिमालयन ताहिर, स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बेयर भी देखने को मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वैली ऑफ फ्लावर में आपको स्नो लेपर्ड देखने को नहीं मिलता है, आसपास का एरिया है तो इस वजह से इस एरिया में भी आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों के बारे में याद रखना। आइए अब बात करते हैं हिमाचल में मिलने वाले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये एक मेजर हॉटस्पॉट एरिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया है जहां पे आप बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखते हैं बट ह्यूमन इंटरवेंशन या लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये वनरेबल है। तो यहाँ पे आपको जैसे बात कर रहे हैं हम, हिमालयन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है बट वैरायटी है काफी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ अल्पाइन अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आप जैसे जैसे हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे आपको वेजिटेशन अलग अलग टाइप की देखने को मिल सकती है। जैसे थोड़े नीचे आपको यहाँ पे इस एरिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं, इससे थोड़ा ऊपर गए तो टेम्परेट और सबसे ऊपर चले गए तो अल्पाइन। यहाँ पे आपको कई स्पीशीज देखने को मिलती है जैसे स्नो लेपर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बरहल जो ब्लू शिप है वो देखने को मिलती है आपको, हिमालयन ब्राउन बियर, सैरो, हिमालयन ताहिर, मस्क डियर इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। अगर बात करें बर्ड्स की तो यहाँ पे आपको चीर पीजेंट्स, कोकलास, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो देखने को मिलती है। कई रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है जैसे पार्वती रिवर हो गई, आपकी तीर्थन रिवर हो गई, आपकी जीवानल, संजी, ये सभी रिवर्स आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की जो इस एरिया से फ्लो करती हैं। अब ये तो आपके सभी हो गए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आइए अब बात करते हैं मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, दैट इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सिक्किम में लोकेटेड है और वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है ये आपका कंचनजोंगा। अब देखिए इसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट का टैग क्यों दिया गया है? यहाँ पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी सारे टेम्पल्स, हिडन टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इकोलॉजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आपको कई इंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं, कुछ जैसे थ्रेटेंड प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। आपका एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जोमू ग्लेशियर जो इस एरिया में आपको देखने को मिल जाता है। आपको जनरली यहाँ पे आपको टेम्परेट ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपके ट्रीज आ जाते हैं ओक्स, फिर, ब्रीच, मेपल, विलोज। उसके अलावा यहाँ पे आपको कई मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए एनिमल्स की तो यहाँ पे आपको मस्क डियर, इंडियन लियोपर्ड्स, स्नो लियोपर्ड्स, हिमालयन ताहिर, ढोल, स्लॉथ बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड पांडा, इस तरह की कई स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। तो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। ऑल्दो ये 1 घंटे की वीडियो हो गई है हमारी, बट स्टिल वर्थ इट है क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद।